नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं जीके और जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सार संग्रह की एक श्रृंखला, जिसमें सबसे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम लोग भारत का संवैधानिक विकास की। तो देखिए, भारत के संवैधानिक विकास को 2 चरणों में विभाजित करके हम लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला चरण जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है और यह चरण आपको 1773 से लेकर 1857 तक का है। उसके बाद दूसरा चरण जब सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है और ये चरण है 1858 से लेकर 1947 तक। तो पहले चरण में यदि हम लोग देखें तो 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को विनियमित और उन्हें भारत पर शासन करने में मदद करने के लिए कुल 6 प्रमुख कानून बनाए गए थे और इन्हीं कानूनों को हम लोग एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और आपको चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। देखेंगे कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो आपको 1773 के बाद 11 साल का गैप 1784, उसके बाद 9 साल का गैप 1793, उसके बाद हर एक्ट में आपको 20 साल के अवधि का विस्तार कर दिया जाता है, यानी हर एक्ट के बाद आपको 20 साल का गैप देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब सत्ता चली जाती है तो उसके बाद जितने भी कानून आए थे उन सभी कानूनों को हम लोग अधिनियम के नाम से जानते हैं, जिसमें 1858 का अधिनियम है, उसके बाद 1861 का, 1892 का, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी कुल मिलाकर कहें तो ये सारे जितने भी एक्ट हैं या अधिनियम हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको आप पूरा डिटेल से निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इससे आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से इसको आप देख लेंगे। चलिए इसके वन लाइनर फॉर्म को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस एक्ट के द्वारा सबसे पहला जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो आपको कलकत्ता में 1774 में करी गई थी। दूसरा प्रश्न है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1892 के अधिनियम के द्वारा। और इसको याद करने का यदि आप प्रयास करें तो देखिए 9-2-11, यानी 9-2-11 मतलब क्या होता है? भाग जाना। तो आपको 9-2-11 नहीं होना है, आपको बजट पे बहस करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाया गया था। तो ये आपको 19 और 19 यानी 19-19 दो अलग अलग हैं और इसी समय आपको केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय बनाया गया था। तो इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये है आपको भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उनके लिए अनुच्छेद है 123। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था
किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना व्यवस्था की गई थी। आगे है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। आगे है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी आज जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति का विभाजन है, वो जिसका अनुच्छेद 100 है, वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उसका आधार है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। यानी भारत का आज जो वर्तमान में संविधान देख रहे हैं, उसमें लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद आपको सीधे और सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से ही उठाकर रख दिया गया है। आगे बात करेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो प्रस्ताव लाया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो आया था 1942 में। तो देखिए, दो चीज़ें हैं, इसको याद रखना, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन आप दूर करिए कि देखिए ये क्या कहता है कि संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो वो किया गया था आपको कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें आप कंफ्यूज न होइएगा। पहला क्या है कि संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव तो क्रिप्स मिशन, और संविधान सभा का गठन तो आपको कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो ये किया गया था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, जो कि आज वर्तमान में भी है कि एक लोकसभा का जो सदस्य है, जो सांसद होता है, उसका भी चुनाव 10 लाख की जनसंख्या के आधार पे किया जाता है, और जो कि 2026 तक ये पूर्ववत चलता रहेगा। उसके बाद है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, कहता है अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी, उसमें किस व्यक्ति को कौन सा विभाग मिला था, ये जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू को जो विभाग मिला था वो मिला था आपको राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था गृह विभाग और सूचना एवं प्रसारण विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग। उसके बाद जॉन मथाई को आपको मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। जगजीवन राम को मिला था श्रम विभाग, और सरदार बलदेव सिंह को मिला था आपको रक्षा विभाग। उसके बाद लियाकत अली खां को वित्त विभाग, और सी राजगोपालाचारी को आपको मिला था शिक्षा एवं कला। ठीक है, तो ये आपको विभाग भी निश्चित रूप से याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। आगे कहता है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद आगे है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और ये कब चुना गया था? 9 दिसंबर के 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और 9 दिसंबर को आपको सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। आगे कहता है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपको 13 दिसंबर 1946, यानी शुरू से 3 डेट आपको निश्चित रूप से याद रखने हैं। पहला डेट आपको 9 दिसंबर
दूसरा डेट आपको 2 दिन बाद 11 दिसंबर और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर। ठीक है, तो 13 दिसंबर को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आगे है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? तो ये किया गया था आपको 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था? वही थे सर वीएन राव। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और ये मैंने ऊपर भी बताया आपको कि 9 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और प्रथम बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो देखिए, स्वीकार किया गया था या अंगीकृत किया गया था, ये सवाल आए तो आपको 26 नवंबर 1949 होगा। और भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और 11 दिसंबर यानी इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, यानी इसके फिर 2 दिन के बाद 11 तारीख के 2 दिन के बाद, और जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। आगे है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, जन गण मन जो कि हमारा राष्ट्रगान है, किस रूप में इसको कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्ब्लेम के रूप में अंगीकृत किया गया था, तो ये किया गया था आपको 26 जनवरी 1950 को। अगला है प्रश्न, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सलाहकार समिति और आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको डॉक्टर सलाहकार समिति के सदस्य थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। उसके बाद आगे है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं, उनके नामों को देखते हैं। चलिए, पहला है संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना आसान है, जिसमें संघ और संघ आ जाए, संघ और संघीय आ जाए तो उसको मानेंगे क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी इसको भी याद रखना, आपको आसान हो जाएगा। प्रांतीय संविधान यानी कहने का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत को एकजुट करने वाले में से सबसे अहम भूमिका में माना जाता है, उनको अहम माना जाता है कि उन्होंने ही भारत को एक किया था। चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, छोटे छोटे जो रियासत थे उनको भारत में मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। उसके बाद प्रारूप समिति है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं।
उसके बाद मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दो समितियों के अध्यक्ष थे। एक था आपको प्रांतीय संविधान समिति और दूसरा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी प्रारूप समिति। उसके बाद है प्रक्रिया नियमन समिति। तो प्रक्रिया नियमन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 3 क्रम में आपको याद रखना है, एक प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति और झंडा समिति और संविधान सभा के अध्यक्ष। इन सभी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। उसके बाद आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। और वो अन्य सदस्य 6 कौन कौन थे? यानी प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य कौन कौन थे? तो एक थे एन गोपालास्वामी अयंकर, DKM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इसके स्थान पर N माधव राव आए और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद सादुल्ला तथा DP खेतान, और DP खेतान के स्थान पर बाद में TT कृष्णाचारी आए थे इनके मृत्यु के बाद। आगे है संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये किया था 29 अगस्त 1947 को। अगला है डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो पहले ये मुंबई प्रेसिडेंसी से इनका हुआ था और सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से पहले हुआ था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भारत का विभाजन हो गया, 2 टुकड़े में बट गया, उसके बाद फिर उनका चयन बम्बई प्रेसिडेंसी से होता है। तो पहले बंगाल, उसके बाद में विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से उनका चुनाव होता है। उसके बाद है कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पे हस्ताक्षर किए थे। तो ये रहा आपको भारत का संवैधानिक विकास का 1 लाइनर। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आपने देखा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।